तो आज का हमारा टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट इन एग्ज़ाम हॉल। क्योंकि आपके एग्ज़ाम तो लगभग स्टार्ट ही हो चुके हैं और एग्ज़ाम हॉल में बैठ करके आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि आपका जो पेपर है उस पेपर को लिमिटेड समय में 3 घंटे में पूरी तरह से अच्छी तरह से आप कैसे सॉल्व करें, आपको क्या करना चाहिए कि आप उसे लिमिटेड समय में सॉल्व कर सकें। ठीक है, इसके लिए मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकती हैं, इसलिए आपको ज़रूरत है इस पूरे वीडियो को देखने की। ठीक है, मैं एक एक करके जो आपके दिमाग में जो क्वेश्चंस उठ सकते हैं या फिर उठ रहे होंगे वो क्वेश्चंस मैं यहां पर लूँगा एक एक करके और सारे क्वेश्चंस पर डिस्कस करूँगा और कारण सहित उन सबका जवाब मैं देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि आप 180 मिनट आपके पास समय होता है, मतलब 3 घंटे का, और आपका जो एग्ज़ाम पेपर होता है वो बहुत बड़ा होता है। आपको इस 3 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करना है, ना कि सॉल्व करना है, आपको अच्छी तरह से सॉल्व करना है, अच्छी राइटिंग से लिखना है। तो आपको क्या करना चाहिए, किस पर ज़्यादा समय देना चाहिए, किस क्वेश्चन पर कम समय देना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए, आखिर ये सारे क्वेश्चंस हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो आपके दिमाग में उठ सकता है। ठीक है, अगर इसके बाद में भी अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में रह जाता है तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, मैंने सबसे पहला क्वेश्चन लिया है कि प्रारंभ में पूरा पेपर पढ़ें या ना पढ़ें। क्योंकि याद रखिएगा, आपको अगर पेपर मिलता है तो बहुत सारे बच्चों का मानना यह होता है कि हम पूरा पेपर एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद में सॉल्व करेंगे। कुछ बच्चे कहते हैं कि टाइम बेकार, अगर पढ़ने में हम पढ़ते हैं तो टाइम बेकार होता है, टाइम बर्बाद होता है, तो वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसका आंसर देते हैं, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसका आंसर देते हैं। तो इस तरह से करते हैं। तो आखिर हमें शुरुआत में, प्रारंभ में पूरा पेपर पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, इसके बारे में हम आपको समझाएंगे। आपको क्या करना चाहिए, मैं अपनी राय दूंगा और क्यों दूंगा, आखिर ऐसा क्यों करना है ये भी मैं बताऊंगा। आपके लिए बेनिफिशियल जरूर साबित होगा अगर आप इन ट्रिक्स का उपयोग करेंगे जो मैं बताने वाला हूं। ठीक है, चलो इसके बाद में पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं, आखिर कौन कौन से क्वेश्चंस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रति उत्तर कितना समय दें। क्या बराबर समय देना अनिवार्य या उचित है या नहीं है। मतलब कहने का यह है, हर प्रश्न को अगर हम बराबर समय दें ये उचित है, या फिर कम ज्यादा समय हर प्रश्न को देना चाहिए, किसी प्रश्न को कम समय दें, किसी प्रश्न को ज्यादा समय दें, क्या हमें करना चाहिए। ये क्वेश्चन अक्सर बच्चों के दिमाग में आता रहता है। उसके बाद में सबसे अधिक क्वेश्चन जो बच्चे पूछते हैं वो कहते हैं कि उत्तर पुस्तिका में उत्तरों का क्रम बदलें या प्रश्न पत्र के अनुसार ही रखें। बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर हम अपने अनुसार क्रम रखें या फिर जो प्रश्न पत्र में हमारा जो क्रम दिया रहता है प्रश्नों का उसी क्रम में हम उत्तर लिखें। या मतलब कहने का ये है कि सबसे पहले हमने जो प्रश्न पत्र में दिया है क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 को, फिर क्वेश्चन नंबर 3 को। यही हमें सीरियल फॉलो करना चाहिए, यही हमारा सीक्वेंस होना चाहिए, या फिर हम अपने अनुसार जो प्रश्नों को रीअरेंज कर सकते हैं या रीऑर्डर कर सकते हैं। क्या हमें करना चाहिए, कैसे हमें लिखना चाहिए कॉपी को। ठीक है, तो इस पर भी हम आपको डिस्कस करके बताएंगे और क्यों ऐसा करना चाहिए, ये सारी बातें मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, आप इन बातों को जरूर फॉलो करिएगा, मेरे ख्याल से ये जरूर बेनिफिशियल साबित होंगी। ठीक है, उसके बाद में एक अगला क्वेश्चन है, सभी प्रश्न अटेम्प्ट करें या ना करें। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि ये हमें क्वेश्चन आता ही नहीं है, और जो आता ही नहीं है तो उनको अटेम्प्ट करने से कोई फायदा नहीं है। तो आखिर हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, सारे क्वेश्चन करने चाहिए, या फिर जो प्रश्न नहीं आते हैं उनको हमें छोड़ देना चाहिए। ठीक है, इस पर भी मैं आपको बताऊंगा और क्यों छोड़ना चाहिए या फिर क्यों नहीं छोड़ना चाहिए इस पर भी हम आपको समझाएंगे। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न बच्चों के द्वारा यह है कि अंत में समय कम बचे तो फिर क्या करें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि हमारा पेपर समय कम होने की वजह से हमारे 2-3 क्वेश्चन छूट गए। ठीक है, तो ये ऐसी स्थिति अगर आ जाए, हमने सारी की सारी सावधानियां बरती और सावधानियां बरतने के पश्चात भी क्या हुआ कि समय हमारे पास बहुत कम बचा है, क्वेश्चन अभी 2-3 बाकी हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा और आप अगर इसको फॉलो करते हैं, हमारी बताई गई बातों को फॉलो करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलो आपको एक एक प्रश्न करके
मैं आपको समझाता हूं, हर एक प्रश्न को लेंगे और इसको विस्तार से समझेंगे। कुछ देर का वीडियो है, आप आराम से इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा और आगे बच्चों को जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि उन्हें भी इससे सहायता मिल सके। ठीक है, चलो समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रारंभ में पेपर हमें पूरा पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? मैं देखो आपको मैं अभी बता रहा हूं, और ये क्यों ऐसा करना चाहिए इसको मैं अभी थोड़ी देर में 2-3 क्वेश्चन तक एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको समझ में आएगा हाँ आखिर ऐसा करना चाहिए हमें। मेरा मानना यह है कि अगर आपको क्वेश्चन पेपर मिला है तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेना चाहिए। क्यों पढ़ लेना चाहिए मैं ये भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है, लेकिन विधिवत नहीं पढ़ना है। आपको सरसरी निगाह से एक बार क्वेश्चन पेपर पूरा पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, और साथ ही साथ में आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपकी जो इस पेपर में आपकी स्थिति क्या है, आपको ये क्लियर हो जाएगा। अगर आप पूरा पेपर नहीं पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ा उसका आंसर दे रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक खिचड़ी पकने लगती है कि आखिर आगे के क्वेश्चंस कैसे होंगे, और इस टेंशन में आपकी जो थिंकिंग पावर है, सोचने की क्षमता है, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, तो बेहतर होता है कि आप एक बार पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ लें, जिससे आपको क्लियर हो जाता है कि इस क्वेश्चन पेपर में हमारी पोजीशन क्या है। ठीक है, साथ ही साथ में अभी और इसके कारण है कि आखिर हमें क्वेश्चन पेपर क्यों पूरा पढ़ लेना चाहिए, इसका और एक कारण अभी निकल के सामने आएगा, आपको समझ में भी आएगा कि आखिर हमें ऐसा करना चाहिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ते समय क्या करना है, पेंसिल या पेन से कुछ और भी करना है। क्या करना है, आपको क्या करना है, आपके सामने ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आते होंगे या फिर बहुत कम उनके बारे में पता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं जो आपको नहीं पता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस के सामने क्रॉस का निशान लगा दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन करने नहीं है, करना तो है, बाद में देखेंगे करने हैं या नहीं करने, लेकिन पहले आपको उसके सामने क्रॉस का निशान लगा देना है। और उसके बाद में क्या करना है, जो क्वेश्चन ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जिनमें आपको कुछ संदेह है, आपको पूरा का पूरा याद नहीं आ रहा है, कुछ डाउट है, तो ऐसे क्वेश्चंस के सामने आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो क्वेश्चन आपको अच्छे से पता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस के सामने टिक का निशान आप लगा सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, आप डेली उसका रिवीजन करते थे, आपको बहुत अच्छे से वो सारी बातें पता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें, उनके सामने आप स्टार का पॉइंट लगा सकते हैं, स्टार बना सकते हैं, या फिर डबल टिक लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप क्या करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये इंडिकेट कर देंगे कि कौन क्वेश्चन हमारा क्रॉस वाला है जो हमको नहीं आता है, कौन क्वेश्चन हमारा डाउटफुल है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। कुछ क्वेश्चन अच्छे हमें पता है, वो हमने टिक लगा दिया, और जो सबसे अच्छे हमें क्वेश्चन पता है उनके सामने स्टार लगा दिया। तो इस प्रकार से हम पूरे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस के सामने ये टिक कर देंगे, और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आपका 7 से 8 मिनट ही लगने वाला है। अगर आप 7 से 8 मिनट गंवाते हैं तो ये आपके लिए आगे बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाले हैं। मैं आपको समझाता हूं आखिर कैसे। ठीक है, ये समझिएगा, मैं बता रहा हूं कि ये इंडिकेशन अगर आप करेंगे तो आगे बहुत फायदा होने वाला है, वो मैं आपको समझा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन को मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है, चलो मैंने पहले बता दिया कि आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ लेना चाहिए, और साथ ही साथ में ये इंडिकेट कर देने चाहिए क्वेश्चंस के सामने कि आखिर कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें प्रति उत्तर कितना समय दें, क्या बराबर हर प्रश्न को समय देना चाहिए, तो इसका उत्तर आप खुद ही जानते होंगे कि हमें हर प्रश्न को बराबर समय देने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई ऐसा प्रश्न है जो अधिक नंबर में है, ज़्यादा नंबर में है, तो उसमें हमें ज़्यादा समय देना चाहिए, और ऐसे प्रश्न हैं जो छोटे छोटे नंबर वाले हैं, 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, तो उसमें हमें कम समय देना चाहिए। ठीक है, और उसी अनुसार हम अपने हिसाब से जो छोटे क्वेश्चन है उनमें कम समय देंगे, जो बड़े क्वेश्चन हैं उसमें ज़्यादा समय देंगे। लेकिन छोटे क्वेश्चंस मतलब कम नंबर और ज़्यादा नंबर वालों पर समय देने के अतिरिक्त भी कुछ बात और है, वो ये है कि ऐसे प्रश्न जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, ऐसे प्रश्नों पर आपको ज़्यादा समय देने की आवश्यकता है, और ऐसे प्रश्न जो आपको नहीं आते हैं उन पर आप ज़्यादा समय गंवाएंगे, तो ये एक तरीके से आपके लिए
लाभदायक नहीं होगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो आपको आते ही नहीं हैं, तो ऐसे प्रश्नों का अगर आप जवाब लिखते भी हैं तो आप कुछ ना कुछ उसमें बनाने का प्रयास कर रहे हैं, आप क्वेश्चन को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ ना कुछ लिखने का प्रयास करेंगे, और ऐसी स्थिति में आपको नंबर ज़्यादा नहीं देगा एग्जामिनर। हाँ, हो सकता है एक आधा नंबर दे दिया जाए, लेकिन आपको नंबर ज़्यादा नहीं देगा। लेकिन अगर आप जो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर है उसमें आप कम समय दे देते हैं, क्योंकि आपने ज़्यादा समय तो बर्बाद कर दिया जो आपको क्वेश्चन नहीं आते थे उसमें, और उसके बाद में समय बचा कम, तो आपको जो अच्छे से क्वेश्चन आते थे उसमें आप कम समय देते हैं, उसको अच्छे से नहीं लिखते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको जो क्वेश्चन आता था उसमें भी, जैसे मान लिया 5 नंबर का क्वेश्चन था, तो 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको जो समय देना था उतना समय नहीं है, आप उसको जल्दबाजी में लिखते हैं, तो आपको हो सकता है कि जब आप जल्दबाजी में लिखेंगे तो गलत होगा, और अच्छी तरह से नहीं लिखा होगा, तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि आपको 2 ही नंबर दे, वो 3 नंबर ही दे, क्योंकि जल्दबाजी में हो सकता है गलत आपने लिख दिया हो या कुछ सही से ढंग से नहीं लिखा हो। तो ये आपको जरूर ध्यान देना है कि आपको जो बहुत अच्छे से क्वेश्चन पता है उन पर जरूर आप समय अच्छा खर्च करें, और जो नहीं पता है तो उन पर समय खर्च करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, उनको भी हम लोग करेंगे, लेकिन उस पर ज्यादा समय हमें नहीं देना है। ओके, अगर आप ज़्यादा समय भी देते हैं तब भी आपको नंबर नहीं मिलने हैं उसमें, क्योंकि गलत उत्तर लिखने से कोई नंबर नहीं देता भाई। ठीक है, आगे की बात करते हैं। आगे की बात करें कि क्वेश्चन नंबर जो 3 आपके सामने है, उत्तर पुस्तिका में उत्तरों का क्रम बदलें या फिर प्रश्न पत्र के अनुसार ही रखें। उत्तर पुस्तिका में उत्तरों का क्रम हमें बदलना चाहिए या फिर प्रश्न पत्र के अनुसार क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले करें, फिर क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इसी सीरियल से करें। जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन होते हैं उसी सीरियल से हमें करने चाहिए, उसी सीक्वेंस में करने चाहिए आंसर, या फिर हमें अपने अनुसार रीअरेंज कर लेना चाहिए। तो इसका मैं सीधा मैं आपको जवाब दे रहा हूं, और क्यों दे रहा हूं ये आप समझिएगा। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इस जो भी क्रम है आपका क्वेश्चन पेपर में, उस क्रम को तो बदलना ही बदलना है। कैसे बदलना है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन करने हैं जो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, जो आप बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को आप सबसे पहले करेंगे। मतलब है कि आपके पास जो क्रम होना चाहिए, जो आपका जो क्रम होना चाहिए आंसर देने का, वो होना चाहिए सबसे पहले स्टार क्वेश्चंस जो हैं आप उनको सॉल्व करें। उसके बाद में अभी मैं बताऊंगा आखिर ऐसा करने से फायदा क्या है। इसके बाद में जो ये वाले क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करें, फिर क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन और फिर क्रॉस वाले क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करें। ठीक है, कहने का मतलब है हमारा जो सीरियल है, सीक्वेंस है आंसर देने का, वो ये होना चाहिए। जैसा ऐसा क्यों होना चाहिए, तो याद रखिएगा बच्चा, आपके पास जो आपकी कॉपी है, ये कॉपी ही आपका प्रतिनिधित्व करने वाली है एग्जामिनर के पास। एग्जामिनर के लिए आप कोई इंसान नहीं है, एग्जामिनर के लिए सिर्फ और सिर्फ आप एक कॉपी हैं, और आपकी जो कॉपी है वही एग्जामिनर पर जैसा प्रभाव डालेगी, एग्जामिनर वैसा ही आपके साथ बर्ताव करेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आप शुरुआती 4 से 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे लिखते हैं तो एग्जामिनर का प्रभाव आपके ऊपर बहुत, मतलब एग्जामिनर पर आपका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा। ऐसी स्थिति में एग्जामिनर का माइंड सेट हो जाएगा कि हाँ, इस बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है, इसकी कॉपी बहुत अच्छी है, और ये प्रभाव आपको आगे फायदा देने वाला है। क्योंकि अगर एग्जामिनर के दिमाग में एक बार बैठ गया कि ये कॉपी बहुत अच्छी है, इस बच्चे की राइटिंग मतलब जो भी है बढ़िया लिखा है, अच्छी तरह से लिखा है, क्वेश्चन का हर क्वेश्चन का जवाब बहुत अच्छी तरीके से दिया है, डायग्राम बनाया है, ये है वो है, बहुत अच्छी तरीके से अगर 3-4 क्वेश्चन अगर आपने किए हैं जो स्टार वाले क्वेश्चन हैं आपके, अगर आप इन क्वेश्चंस का जवाब अच्छी तरीके से शुरुआत में कॉपी में मिल जाते हैं तो एग्जामिनर शुरुआती क्वेश्चंस को जब चेक करता है तो वो खुश हो जाता है। और जब एग्जामिनर खुश हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आगे चल करके वो इसी प्रकार से नंबर देता चला जाता है। आपको पूरे नंबर इसमें तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन अगर आपके आगे वाले जो क्वेश्चन हैं जो आपको कम आते थे, ऐसी स्थिति में भी वो आपको ज़्यादा नंबर कम नहीं करता है, आपको अच्छे अंक ही देता है, क्योंकि वो समझता है कि इस बच्चे को अंक मिलने चाहिए। क्योंकि याद रखिएगा, क्योंकि मैं भी टीचर हूं, मैंने भी बहुत बार कॉपियां चेक की हैं अपने विद्यालय में, ठीक है।
तो ऐसी स्थिति में हमने किस प्रकार से चेक किया है, तो मैं जानता हूं कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या होता है। कोई भी कॉपी पूरी एक तरीके से नहीं पढ़ता है, इतना तो आप याद ही रखें। करता क्या है, कोई भी एग्जामिनर क्या करता है, आपके शुरुआती 3-4 क्वेश्चन पढ़ता है, और अगर ये शुरुआती 3-4 क्वेश्चन बहुत अच्छे उसे लगते हैं तो फिर वो सरसरी निगाह से फिर क्वेश्चन आंसर आपके देखता जाता है, आगे के क्वेश्चन वो सरसरी निगाह से देखता है, पूरा नहीं पढ़ता है और आपको नंबर दे देता है। तो अगर आपके शुरुआती प्रश्न आपके बहुत अच्छे लिखे हुए हैं तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आपका जो इंप्रेशन है वो बहुत अच्छा पड़े एग्जामिनर पर, और इस इंप्रेशन का फायदा आपको आगे मिले। आगे क्वेश्चन वो पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, केवल और केवल सरसरी निगाह से देखेंगे। अगर आप उसमें कुछ थोड़ा बहुत गलत भी हो जाता है आपसे तो उसमें भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन अगर आपने शुरुआत में ही ऐसे क्वेश्चन कर दिए जो आपको नहीं पता थे, क्वेश्चन को बरगलाने का प्रयास किया है आपने, टेढ़ा मेढ़ा गलत उत्तर दे दिया है, तो ऐसी स्थिति में एग्जामिनर का दिमाग हो जाता है खराब। और अगर एग्जामिनर का दिमाग खराब हो जाएगा तो भैया इसका खामियाजा कौन भुगतेगा, आपको ही भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि शुरुआत में हमें कौन से क्वेश्चन लिखने चाहिए जो बहुत अच्छे हमें पता होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हमें शुरुआत में लिखना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैंने बताया था इनको इंडिकेट करना बहुत जरूरी है। प्रश्नों को पढ़ेंगे जब आप सारे प्रश्न पढ़े होंगे तभी आप समझ पाएंगे कि कौन से प्रश्न हमें बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, कौन से प्रश्न हमें खराब आते हैं। ऐसा जब पता हो जाएगा तभी आप लिख सकते हैं सबसे पहले कौन से प्रश्न हमें लिखने चाहिए, ठीक है। तो बहुत जरूरी है कि सबसे पहले आप पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ें। उसके बाद में ये याद रखना कि समय आपको बराबर नहीं देना है हर क्वेश्चन को, ठीक है। जो हमें अच्छे क्वेश्चन आते हैं उनमें ज़्यादा समय देंगे, जो खराब आते हैं उसमें कम समय दें, वो सही है। इसके बाद में प्रश्न पत्र के अनुसार हमें क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं करना है, हमें क्या करना है, आंसर का अपना एक सीक्वेंस बनाना है कि हम किस ढंग से कौन सा प्रश्न हमें कौन पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, वो हम डिसाइड करेंगे। प्रश्न पत्र का सीरियल या सीक्वेंस कोई मायने नहीं रखता। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि अगर मैं सीक्वेंस से लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, अगर मैं सीक्वेंस से लिखूंगा तो ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि सीक्वेंस में लिखने और ना लिखने से एक भी नंबर का अंतर नहीं होता है, इस पर एक भी नंबर का फर्क नहीं पड़ता है। तो आप सीक्वेंस में ना लिखें, आप अपने अनुसार ये रीअरेंज कर लें, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की कि सभी प्रश्न अटेम्प्ट करें या ना करें, हमें सारे प्रश्न करने चाहिए या फिर अगर टाइम कम बच रहा है तो ऐसी स्थिति में हमें क्वेश्चन छोड़ देने चाहिए। तो याद रखिएगा बच्चा, आपको करना क्या है कि हर एक प्रश्न को टच करना है, हर एक प्रश्न को अटेम्प्ट करना है। क्यों? क्योंकि देखिएगा, आप जब आपको करना क्या है, जो आपको बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं तो वो तो आप पहले कर ही लेंगे, उसके बाद में ये कर लेंगे। अगर लास्ट में कोई क्वेश्चन बचता है तो वो बेकार वाले क्वेश्चन ही बचेंगे जो आपको बहुत कम आते हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि अगर आपने शुरुआती प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से उनका जवाब दिया है तो जो टीचर का एक माइंडसेट तैयार हो जाता है कि इस बच्चे का 90+ लेवल जाना चाहिए या इस बच्चे का 80+ जाना चाहिए, 70+ जाना चाहिए, वो अपने दिमाग में सेट कर चुका होता है और उसी अनुसार से वो नंबर दे रहा होता है। अब मान लिया कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस शुरुआत में दिया है, आपका बहुत अच्छी कॉपी आई है, लेकिन लास्ट में आपने 3-4 क्वेश्चन छोड़ दिए, तो एग्जामिनर जो था आपको अच्छे अच्छे नंबर्स देते चला भी आ रहा था, लेकिन हुआ क्या, लास्ट में अचानक 2-3 क्वेश्चन जब छोड़ दिए तो एग्जामिनर हताश हो जाता है कि आखिर, क्योंकि वो अब आपको 90+ देना चाह रहा था, आपको एग्जामिनर नंबर देना चाह रहा है, लेकिन आपने नंबर लेने के लिए कुछ लिखा ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन आप ना लाने दें, आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर आप थोड़ा थोड़ा, कुछ भी नहीं आता है फिर भी आप उसमें थोड़ा थोड़ा भी लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा लिख दीजिएगा, लेकिन लिखना हर क्वेश्चन में है। भले ही आप 3-3, 4-4 लाइनें लिखें, वो मायने नहीं रखता, लेकिन आपको हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि अंत में अगर सम बचे, जो कम समय बचे, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत बच्चों के साथ होता है कि समय बहुत कम बचा है, समय बचा है 10 से 12 मिनट, क्वेश्चन पड़े हैं अभी 4-4, 5-5 मिनट वाले, 4-4, 5-5 क्वेश्चन, जो नंबर वाले क्वेश्चन अभी 3-4 पड़े हैं, क्वेश्चन 3-4 छूटे हैं, समय बचा है 10 से 12 मिनट। ऐसी सिचुएशन में बच्चे क्या करते हैं अक्सर कि क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, एक क्वेश्चन करते रहते हैं और पूरा समय खराब हो जाता है
और कापी जमा हो जाती है, फिर भी 2-3 क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, देखिए आपका ऐसी स्थिति में क्या करना है कि हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही करना है। तो मैंने बता ही दिया है कि हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर आपके पास लास्ट में समय कम बचता है फिर भी आपको हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। मान लिया 10 से 12 मिनट बचा, आपके 3-4 क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो आप 3-3, 4-4 मिनट लेकर के हर क्वेश्चन को टच करिए। थोड़ा बहुत उसमें लिखिए, थोड़ा बहुत उसमें लिखिए। 3-4 लाइनें आप आराम से लिख पाएंगे, 4-5 लाइनें आप आराम से 3-4 मिनट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप जरूर लिखिए, थोड़ा बड़ा बड़ा, थोड़ा गैप देकर लिखिए, जिससे काफी कुछ भरी हुई मालूम दे, ठीक है। तो ये आपको करना है। क्यों? क्योंकि ये याद रखिएगा, क्योंकि आपके पास जो लास्ट वाले जो क्वेश्चन छूट रहे हैं वो क्वेश्चन कौन वाले होंगे? ये स्टार वाले तो होंगे नहीं, क्योंकि ये सब आप पहले कर चुके हैं। आपके अगर क्वेश्चन छूट भी रहे होंगे तो ये क्रॉस वाले क्वेश्चन ही छूट रहे होंगे जो आपको नहीं पता है। और जो आपको क्वेश्चन पता ही नहीं है, अगर आप किसी एक ही क्वेश्चन पर पूरा दिमाग लगा करके लिख भी देते हैं तो आपको ज्यादा नंबर नहीं मिलने वाले, ठीक है। और अगर आप थोड़ा थोड़ा समय करके आप तीनों पर या 3-4 जो भी क्वेश्चन है उन पर थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं तो उसकी अपेक्षा आपको कुछ ना कुछ ज्यादा नंबर मिल ही जाएगा, ठीक है। जैसे मान लिया कि आपके 3 क्वेश्चन छूट रहे थे, तो 3 क्वेश्चन अगर आपके छूट रहे हैं, समय है आपके पास 10 मिनट और 3 क्वेश्चन अभी बाकी हैं, तो आप क्या करेंगे? अगर आप एक ही क्वेश्चन को पूरा 10 मिनट दे देते हैं तो आप, जैसे 4 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन था, तो 2 नंबर से ज़्यादा आपको नहीं देने वाला, क्योंकि आपको क्वेश्चन उसका आंसर तो पता नहीं है, आप उसको बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको 2 नंबर से ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप 3-3 मिनट दे करके आप तीनों प्रश्नों को थोड़ा थोड़ा समय दे देंगे तो हो सकता है कि वो एक नंबर हर क्वेश्चन में आपको दे दे और आपको 3 नंबर मिल जाए। तो 2 नंबर से बेहतर ही है 3 नंबर, ठीक है। तो इसलिए आपको हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जरूरी होता है। और अगर आपको कुछ भी नहीं आता है किसी क्वेश्चन पेपर में, या किसी क्वेश्चन में आपको कुछ पता ही नहीं है, पता ही नहीं है कि इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पा रहे हैं आप, उसका आंसर कुछ भी नहीं पता है, तो आपको ये तो जरूर पता हो जाएगा कि ये किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप उस चैप्टर से भी कुछ रिलेटेड लिख देंगे तब भी आपका कुछ ना कुछ तो भला हो ही जाएगा, और ये बोनस अंक होंगे। नहीं पता है, ऐसे क्वेश्चन जो आपको नहीं पता है उनमें 1 नंबर भी मिल जाए वो भी आपके लिए बहुत है, ठीक है। तो ये तो बोनस मार्क होते हैं। तो इस तरह से आपको इन सारी बातों को मैंने समझाया है और इनको फॉलो करिए, मेरे ख्याल से ये जरूर बेनिफिशियल साबित होंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो भाई इसको जरूर अपने साथियों तक शेयर करिए, उनको भी ये सारी बातें पता होनी चाहिए, जिससे वो भी आराम से इस क्वेश्चन, ये सारे जो क्वेश्चन उनके दिमाग में उठते हैं उनका सॉल्यूशन उनको भी मिल सके और वो भी अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। आपको अगले पेपर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, मुझे उम्मीद है, ठीक है। इसी के साथ में हम आज बस इतना ही रखते हैं, लेकिन आपको करना क्या है? आपको इन टॉपिक्स को, इन बातों को ज़रूर फॉलो करना है। आप इतना ध्यान रखें, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली किसी क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।